हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू एसएससी पेनेशिया। आज का हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है बिल्स एंड एक्ट 2021 टू 2024। लास्ट पिछले 4 साल में जितने भी इम्पोर्टेंट बिल्स एंड एक्ट रहे हैं जहां से एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, उन सारे बिल्स एंड एक्ट के ऊपर में हम चर्चा करेंगे। स्पेशली जो आपके आगे आने वाले एग्जामिनेशन से आपके सीजीएल मेंस और सीएचएसएल मेंस में आपको यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। आपके ये सिंगल एक लौता ऐसा वीडियो होगा जिसके बाद में इस टॉपिक के ऊपर में दूसरे अदर सोर्सेज फॉलो करने की नीड नहीं होगा। शुरू से लेकर के आप लास्ट तक बने रहेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये सेशंस होने वाले हैं। बात उस टाइम की है जब सीजीएल 22 मेंस में बिल्स से क्वेश्चन पूछते हैं, पर उसमें यह टॉपिक काफ़ी अननोन होता है, तो क्वेश्चंस लोगों से छूट जाती है, एस्पिरेंट से छूट जाती है। पर आगे चलते हैं देन पता चलता है कि ये एक फिक्स्ड पैटर्न बना लिया है कि एसएससी ने आगे आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन से कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन बिल्स से पूछने लगे। मार्केट में कोई भी ऐसा सिंगल सोर्सेस नहीं है, अगर आप खुद भी ढूंढने जाओ एक आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा जिससे आप बहुत प्रॉपर तरीके से आप एसएससी के अकॉर्डिंग आप इस चैप्टर के फाउंडेशन को नींव को स्ट्रॉन्ग कर सके। पर मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप शुरू से लेकर के लास्ट तक इस लेक्चर को देख लेना। एसएससी में सीजीएल मेंस में स्पेशली या सीएचएसएल मेंस में आगे आने वाले जितने भी एसएससी एग्जामिनेशन है, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन से पूछते हैं तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मेरा 100% एश्योरिटी है और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके सीजीएल मेंस में बनेंगे। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट में समझेंगे कि बिल क्या है, देन फिर आगे चलेंगे कि डिफरेंट जितने भी एग्जामिनेशन से बिल्स आए हैं सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। पहले बिल के ऊपर में बात करेंगे। बिल सिंपली आप बोल सकते हो कि ये लेजिस्लेटिव प्रोपोजल का ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट सिंपली मीन्स आप इसमें ऑब्जेक्टिव होती है। अगर कोई भी लॉ बनाना हो, अगर कानून बनाना हो तो सबसे पहले ड्राफ्ट आती है। ड्राफ्ट का उसमें ऑब्जेक्टिव्स दी होती है। तो ड्राफ्ट को सबसे पहले पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना होता है। पार्लियामेंट में आपके 2 बॉडी होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। जब इसमें हम इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोड्यूस करते ही इसे क्या नाम, ड्राफ्ट को नाम दे दी जाती है बिल। और जब फाइनली जब बिल पे प्रेसिडेंट अगर इस पर फाइनल रूप से अगर साइन कर देते हैं देन ये बन जाती है एक्ट। तो आपको एक्ट बनने के लिए 3 प्रोसेस होकर के गुजरनी पड़ती है। फर्स्ट वन पहले ड्राफ्ट रहती है, ड्राफ्ट के बाद में उसे लोकसभा राज्यसभा में पारित जब इंट्रोड्यूस करते हैं देन उसे बिल बोलते हैं। जब फाइनली जब उस पर मुहर लग जाती है, प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं, देन ये आपके कानून एक्ट कहलाती है। अब हम समझते हैं कि बिल 2 तरह के होते हैं, एक गवर्नमेंट बिल एंड सेकेंड वन इज प्राइवेट मेंबर बिल। गवर्नमेंट बिल क्या है, आप ये समझे कि जो अभी रूलिंग पार्टी है या ओपोजिशन पार्टी हो तो वहाँ पे काफ़ी सारे मिनिस्ट्रीज है। अगर कोई मिनिस्ट्रीज अगर कोई एक्ट लाना चाहते हो, अगर या पहले से कानून बनी हुई है, अगर उसमें कुछ अमेंड करना चाहते हो तो आपको सिंपली यही समझना है कि अगर कोई भी अगर पार्टी कोई भी मिनिस्ट्री अगर कोई एक्ट लाना चाहता हो तो उसे हम गवर्नमेंट बिल के अंतर्गत में लेकर के आएंगे। ये मेनली चार कैटेगरी में इसे डिवाइड की गई है। एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, मनी बिल, फाइनेंस बिल, ऑर्डिनरी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। क्योंकि हम ज़्यादा डेप्थ में इसमें जाएंगे नहीं, हमारा टॉपिक है 2021 से 2024 में जितने भी इंपॉर्टेंट बिल हुए हैं उस पर डिस्कस करना एक अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो इसके आर्टिकल्स को आपको ध्यान रखने। एंड सेकेंड वन इज प्राइवेट मेंबर बिल। वो ऐसे होते हैं या कोई भी लोकसभा या राज्यसभा का अगर इंडिविजुअल पर्सन अगर वो चाहता है कि अगर कोई कानून लाया जाए तो वैसे बिल को हम प्राइवेट मेंबर बिल बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं क्लियरली आपको ये बता दूं कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन एसएससी एग्जामिनेशन। एसएससी ने इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ये 4 तरह से मेनली क्वेश्चन पूछते हैं। आपसे डेट पूछ ली जाएगी कि लोकसभा और राज्यसभा में अगर कोई बिल आई है तो कब हुई है, उसके डेट पूछे जाएंगे। ठीक है। सेकेंड वन क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कंसर्न मिनिस्ट्री। कोई भी बिल आई हुई है तो उस कौन से मिनिस्ट्री ने इसको लाया है, तो कंसर्न मिनिस्ट्री। एंड थर्ड वन इज उसके ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उस बिल का ऑब्जेक्टिव क्या है। एंड फोर्थ वन इज अगर कोई भी कानून पहले से बना हुआ है तो उसमें अगर कुछ बदलाव की ज़रूरत है, तो अगर कोई जो अभी बिल आई है अगर पहले वाले अगर एक्ट्स को अगर किसी न किसी रूप में अगर अमेंड कर रही है तो ये तरीके हैं, ये 4 तरीके से एसएससी ने क्वेश्चन
पूछा हुआ है और आगे भी पूछे जा सकते हैं इन 4 पहलुओं पर। तो जितने भी मैं बिल्स डिस्कस करूंगा इन 4 पॉइंट पर मैं बात करूंगा, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि बस इसे लास्ट तक बने रह जाना, थोड़े से फास्ट फॉरवर्ड में मैं करूंगा। अगर आपको अगर डायरेक्टली इसके PDF भी दे दी जाए ना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होंगी और रिटेन करने में मुश्किल होगी। पर अगर यही चीज़ें अगर आप एक बार देख लेते हो, समथिंग आधे घंटे में पूरे लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे, आप देख लेते हो ना, उसके बाद में 1 से 2 क्वेश्चन आप शॉर्ट एग्जाम में ला सकते हो। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि ये सबसे पहले हम 2021 के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट बिल्स हैं देखेंगे, क्योंकि अभी तक ऐसा देखो कि 2021 से 2024 तक 150-200 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्स हैं जो लोकसभा राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो क्या सारे इंपॉर्टेंट है? क्या नहीं, मुश्किल से हमने मतलब स्क्रूटनाइज 30 इंपॉर्टेंट बिल को कराया है कि हाँ आप इतना कर लो, इसके बाहर आपसे नहीं जाने वाले। तो फर्स्ट जो बिल आता है हमारा फॉर्म लॉ रिपील बिल। इसे समझने से पहले इसके इतिहास की इसके बैकग्राउंड को हम समझते हैं। देखो बात उसमें कि सितंबर 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉ लाई थी जो फार्मर्स के वेलफेयर के लिए 3 लॉ को दिए थे। इस लॉ का आने के बाद में आपको भी पता है कि काफ़ी सारे जगह जगह पे धरना प्रदर्शन और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, किसानों ने काफ़ी ज़्यादा आंदोलन भी किया। तो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ये डिबेट में रहा था। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि इस बिल को अगर माहौल को अगर समझौता करना है, अगर इसे माहौल को अगर संभालना है, तो कहीं ना कहीं इस बिल पर आगे के डिसीजन ली जाए। तो फिर ये बिल आती है, इसको जो फर्स्ट जो बिल हमारा है द फॉर्म लॉज रिपील बिल। इस बिल के तहत जो लॉ फार्मर्स के रिगार्डिंग बनाए गए थे उसे रिपील कर लिया गया, निरस्त कर लिया गया था। आप इसके डेट को देख सकते हैं, ये लोकसभा में 29 दोनों ही सेम डेट में, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सेम डे को ही पारित हुई थी। इसकी कंसर्न मिनिस्ट्री की बात की जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था कि ये लोकसभा राज्यसभा में कब पारित हुई, इसकी मिनिस्ट्री और ऑब्जेक्टिव ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इसका इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि लोकसभा राज्यसभा में 29 नवंबर को 2021 को ये पारित हुई थी, ठीक है। और कंसर्न मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपसे ये पूछेगा कि ये जो फॉर्म लॉ रिपील बिल है ये कौन से लॉज को इनेक्ट करता है, तो ये कौन से अमेंड करता है या रिपील करता है। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो हमारा फॉर्म लॉ था, फॉर्म लॉ इनेक्टेड इन 2020, इसको रिपील करता है, ठीक है। तो ये आपको समझनी है। अब थोड़ी से और हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो सकती है। आर्टिकल 245, आर्टिकल 245 पार्लियामेंट को ये पावर देती है कि अगर पहले से कोई भी अगर कानून बनी है तो आप उसे निरस्त कर सकते हैं, रिपील कर सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस क्या बना है कि जो फर्स्ट रिपील जो हुई थी सबसे पहले, जो फर्स्ट रिपील हुई थी 1950 में, जैसे अभी हमने कैसे देखा कि ये फार्म लॉ रिपील बिल जो 2021 में की गई, तो सबसे फर्स्ट जो ये रिपील बिल था ये आर्टिकल 245 का सबसे पहली बार यूज किया गया था 1955 में। इसके टाइम में क्या हुआ था कि इस बिल के जरिए 72 एक्ट्स जो ऑलरेडी पहले से बनी हुई थी उसको निरस्त कर दिया गया था। तो ये आप देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट लॉ के ऊपर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट लॉ है दी कॉन्स्टिट्यूशन 127, ये आपके बिल है। पहले हम इसे देखने से पहले इसके हम इतिहास को, बैकग्राउंड को हम समझते हैं, ठीक है। बात उस समय की है तो कि एक 1993 में एक बॉडी होता है जिसका गठन की जाती है, जिसका नाम था NCBC, राइट, याद रखना NCBC। इसका क्या काम है कि ये OBC जितने भी है, अदर बैकवर्ड कास्ट, पूरे पॉपुलेशन में जितने भी एग्जिस्ट करती है उनके वेलफेयर की ये बात करती है। ये इवेल्युएट करती है उनके सोशियो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आधार पे, कुल मिलाकर के उनके वेलफेयर को ये देखता है। पर ये दिक्कत क्या होती है कि जब ऐसा होता था कि इस टाइम पे जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, उनके दोनों के पास में अपनी अपनी पावर थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना OBC लिस्ट इशू कर सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना लिस्ट इशू कर सकता है। पर जब बात उसमें दिक्कत हो जाती है कि 102 एक्ट 2018 में एक कानून बनती है जिसके 102 कानून है जिसका नाम है, उसके तहत 2 काम होते हैं। पहला क्या काम होता है कि जो NCBC था अभी तक इसे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला था। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हुआ कि इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गई NCBC को। पर सेकेंड वन क्या दिक्कत क्या किया इन्होंने कि जो भी पावर था स्टेट के पास में
ओबीसी लिस्ट बनाने के लिए उन्होंने ना पावर ही छीन लिया, और ये पूरा का पूरा पावर किनको दे दिया, प्रेसिडेंट को। मीन्स ये बोला गया कि इस लॉ का इस एक्ट में कि प्रेसिडेंट के पास ही सिर्फ पावर होगी कि ओबीसी लिस्ट को इशू किया जाए, ठीक है। इससे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो 338 बी जो पावर देती है एनसीबीसी को वेलफेयर ओबीसी की बात करने के लिए, और 242 ए जो आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट को पावर देती है कि ओबीसी लिस्ट को इशू किया जाए। इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ, और मतलब काफ़ी ज़्यादा इस पे हमारे पार्लियामेंट में हमेशा से डिबेट होते रहे हैं, पर फाइनली एक बिल आती है 127 बिल जो करके 2021 में लोकसभा और राज्यसभा में दोनों जगह पारित होती है, जो करके आपके 105वां अमेंडमेंट के रूप में आप बोल सकते हैं कि 105वां अमेंडमेंट क्या था, रिलेटेड आपका क्या था, आपसे किससे रिलेटेड आपके ओबीसी रिजर्वेशन से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें क्या करता है कि पहले से आपको स्टेट को फिर से पावर रिस्टोर कर देते हैं, मीन्स कि इसके फिर से छूट दे देते हैं कि हाँ आप ओबीसी का लिस्ट आप भी बनाएंगे और हम सेंट्रल भी ओबीसी की लिस्ट जारी करेंगे। जरूरी नहीं है कि जो भी ओबीसी जो स्टेट के अंतर्गत आते हैं वो सेंट्रल में भी आए, दोनों में ओबीसी की लिस्ट में ओबीसी डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझना था। इसमें आपसे पूछ सकता है आपको लोकसभा और राज्यसभा में कब इंट्रोड्यूस हो गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, ठीक है। इसका मैंने कंप्लीट, इसमें क्या बोला गया कि टू फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 50% रिजर्वेशन ऑफ द ओबीसी, जो करके मैंने आपको समझा दिया। तो अब नेक्स्ट बिल की तरफ चलते हैं। थर्ड वन इज दी जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अमेंडमेंट बिल 2021। ये सिंपली कहने का अर्थ ये है कि जो बच्चे हैं, जो किड्स हैं, है ना, स्पेशली जो नाबालिग बच्चे हैं, 18 साल के कम के बच्चे हैं, अगर क्राइम करते हैं या क्राइम करते हैं तो उनके लिए क्या प्रावधान है, इसके रिगार्डिंग ये बिल लेकर के आया गया है। तो इसको हम समझते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है ये लोकसभा में 24 मार्च 2021 को पारित की गई थी, राज्यसभा में 28 जुलाई 2021 को पारित की गई थी। इससे रिलेटेड मिनिस्ट्री आपको देख लेने, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी इसके मिनिस्ट्री, ठीक है। इसमें होता क्या है ना, और हाँ मैंने क्या 3 तरह के क्वेश्चन हो गए। चौथा तरीका मैंने क्या बोला था कि या तो लोकसभा में कब पारित हुई, राज्यसभा में, सेकंड उसका ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन पूछेगा, थर्ड मिनिस्ट्री से पूछेगा, या फिर कोई ऐसा पहले से एक्ट चला हुआ हो जिसमें अमेंड करता हो। तो जी ये जो बिल जो है, बिल 2021 जो है आपके जुवेनाइल जस्टिस बिल 2021 जो है, से जो एग्जिस्टिंग एक्ट है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 को अमेंड करती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी अमेंड किया हुआ है, एसएससी ने हमेशा से पहले भी पूछी है कि कोई भी अगर बिल अभी आया हो, क्या पहले एग्जिस्टिंग एक्ट को क्या वो अमेंड करती है, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको यही है कि ये वेलफेयर की बात करती है, अगर कोई भी अगर नाबालिग बच्चा अगर क्राइम करता है तो उनके लिए क्या क्या प्रावधान है, ठीक है, उनके लिए क्या क्या सख्ती बरती जाए या कितनी नरमी बरतनी है, इस बिल में बताई गई है, राइट। इसमें हम समझते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 क्या था कि ये 16 से 18 साल के एज के केस के बच्चे में। सेकेंड वन मैंने क्या बताया कि नाबालिग बच्चे अगर कोई केस करते हैं, कोई क्राइम करते हैं तो उनके लिए केस का क्या प्रावधान है। सेकेंड वन ये इसके अंतर्गत ये भी किया गया कि अगर कोई भी और काफ़ी सारे ऑर्फेंज हैं, अनाथालय हैं जहाँ से बच्चे, या अनाथालय नहीं है फिर भी बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, तो जब बच्चों को अडॉप्ट करते हैं तो क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, क्या क्या कानून, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स फॉलो की जाए। तो इसमें क्लियरली ये आपके बिल 2021 में मेंशन करने की नीड थी, ठीक है। एक नोडल एजेंसी है जिसका नाम है सारा, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, जो करके अगर कोई भी बच्चों को अगर अडॉप्ट करती है तो ये पूरा रेगुलेटिंग करने का काम सारा करती है। अगर कोई भी इस बिल के तहत ये बोला गया है कि अगर कोई भी अगर बच्चा अगर 18 साल से अगर कम एज का अगर सीरियस क्राइम करता हो तो उसे 7 साल की सजा दी जाएगी। पर ऐसा प्रावधान किया गया कि अगर सीरियस क्राइम के अंतर्गत अगर कोई लो ग्रेड का अगर क्राइम करता हो तो उसे क्या प्रावधान होनी चाहिए, ये मेंशन नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने सारे पहलू पे इस पे डिस्कस किया। अब नेक्स्ट बिल पे चलते हैं। फोर्थ वन इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजमेंट बिल 2021। इसको शॉर्ट में आप बोलते हैं निफ्टेम, ठीक है। इसका सिंपली ऑब्जेक्टिव क्या था पहले हम समझते हैं। ये लोकसभा राज्यसभा, इसके डेट देखना, नोट सो इंपॉर्टेंट पर इसकी मिनिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री आपका मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। आप ना मिनिस्ट्री को
मोर और लेस आप रिलेट कर सकते। जो बिल होंगे ना, आप देखोगे कि जो भी उसके कंसर्न मिनिस्ट्री होगी, तो आपको आप ना ऑप्शन अगर आपको याद भी नहीं रहेगा ना, फिर भी उसे रिलेट कर करके आपको मिनिस्ट्री आप लगा सकते हो। जैसे फूड से रिलेटेड है तो फूड से रिलेटेड जो मिनिस्ट्री होगी वही होगी। इसका सिंपली ये अर्थ था, इसको क्या काम था, ये जो भी आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री था उसको बूस्ट करने के लिए निफ्टेम को लाया गया। आपको समझना होगा कि फूड से रिलेटेड भी काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे पढ़ाई होती है फूड से रिलेटेड, राइट। तो उसमें क्या था आपको कि जो फूड इंस्टीट्यूशन है उसे नेशनल स्टेटस देने के लिए निफ्टेम को लाया गया। इसमें 2 इंस्टीट्यूशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जिन्हें आपको नेशनल स्टेटस मिली है, जो याद करने के आपको नीड है। निफ्टेम कुंडली जो करके हरियाणा में है, और IIFPT तंजावुर जो करके तमिलनाडु में। देखो ऐसा होता है ना कि आपने इंस्टीट्यूशंस में आपने सपोज दैट आपने डिग्री ली, बट जब बात आती है प्रैक्टिकल की ना, जब आप इंडस्ट्री में आते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपका पोटेंशियल होता है, जो आपको पढ़ाया जाता है, तो वो ना इफिशियंसी आउटपुट निकल के नहीं आती है जब आप वर्किंग फील्ड में आते हो। तो कहीं ना कहीं उस पर ग्रूमिंग की बात की गई है उसके स्किल पर निफ्टेम में, और 2 इंस्टीट्यूशंस को इसमें नेशनल स्टेटस देने की बात की गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब फिफ्थ चलते हैं, दी इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन में पूछे। ये काफी ज्यादा, देखो ये जैसे ये नाम सुनते हैं ना आप, इंश्योरेंस नाम सुनते ही आपको समझ में आ रहा होगा ये काफी ज्यादा ये सेंसिटिव सेक्टर है। सेंसिटिव सेक्टर इसलिए है क्योंकि इसमें ना मनी लगते हैं, क्योंकि पैसे डायरेक्टली जो पब्लिक होती है ना, पब्लिक की पैसे इसमें इन्वॉल्व होती है, इसलिए काफी ज्यादा सेंसिटिव सेक्टर है। इसके लाने की क्या नीड पड़ी, क्यों हुई, इसको हम समझते हैं। देखो ऐसा है कि इंश्योरेंस का मतलब होता है ना कि इंश्योरेंस अपने आप में काफी बढ़िया चीज है। आप जैसे आप आम बोलचाल के भाषा में, भाई आपने नौकरी करी, ठीक है, या आपके मम्मी पापा ने आपने इंश्योरेंस करवा लिया होगा आपके नाम पे या खुद के नाम पे, है ना। तो सबसे मोस्ट पॉपुलर रिलायंस है ना, वो आपको भरोसा दिला देंगे भाई जीने से ज़्यादा बढ़िया कि मर जाओ, तो फिर आपके लिए है ना, रिलायंस वाले मतलब मरने से काफ़ी ज़्यादा फायदा गिना देते हैं। तो अब मेनली मैं आपको ये समझाता हूँ कि इंश्योरेंस क्या है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि ऐसा था कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मीन जो विदेशी कंपनियां हैं, जितने भी इंश्योरेंस जो कंपनी ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्ट करती है, तो जो विदेशी कंपनियों का जो इन्वेस्टमेंट है इसमें बढ़ जाए। इसमें 49% से करके FDI का 74% कर दिया गया। ये SSC ने 2 बार ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की आवश्यकता है। तो इसका मेन फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये था कि FDI की 49% से लेकर के 74% कर दी जाए, ठीक है। काफ़ी सारे इंश्योरेंस कंपनी है अभी पूरा इंडिया में, माना जाए तो कम से कम 60+ कंपनीज है। देखो इंडिया में ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में अगर इंश्योरेंस ले रहे हो तो सिर्फ इंडियन कंपनी ही इन्वॉल्व है इसमें। आपके टाटा, AIG, इफ्को, टोक्यो, ये फॉरेन कंपनी का भी इंश्योरेंस हमारे इंडिया में है, बजाज, आलियांज, है ना। देखो ऐसा था कि पहले 2000 में किनकी शासन थी, लाइक अटल बिहारी वाजपेयी थे। उसके पहले 2000 में उन्होंने ना मतलब FDI को 26% तक बढ़ा करके कर दिया था। फिर 2015 में जब ये बिल आई थी तो उसने 26% से बढ़ा करके 49% कर दिया गया, और फाइनली जब ये बिल आती है 2021 में तो इसको 74% कर दी गई है। क्योंकि आप समझो ना, इंश्योरेंस में भाई इंडिया में इतने ज़्यादा पैसे की नीड है, पैसे कहाँ से आएगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम फॉरेन कंपनियों की अगर इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दी जाए तो कहीं ना कहीं इंडिया में फंडिंग काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो इसका मेन पर्पस यही था, और इससे क्या होगा कि हमारा ओवरऑल इसका कहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा, हमारा इकोनॉमी जो है से काफ़ी बेहतर होगा, हमारा GDP ग्रो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करेगा। तो इससे हमारा डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं आप GDP पर। इसकी मिनिस्ट्री की बात की जाए, अगर इंश्योरेंस है तो फाइनेंस से रिलेटेड है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये किसकी अमेंड करता है, जो ऑलरेडी ये जो बिल है इंश्योरेंस बिल 2021, ये अमेंड करता है इंश्योरेंस एक्ट 1938। जो पहले से इंश्योरेंस एक्ट 1938 में बना था उसमें कुछ चीज़ें चेंजेस लाए गए और ये अमेंड करता है उसी को, राइट। आगे चलते हैं। आपको याद रखना है कि कोई ऐसा बिल जो अगर कोई पहले एग्जिस्टिंग एक्ट को अमेंड करता है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। दी टैक्सेशन लॉज बिल, ये आखिर है क्या, सिंपली आपको ये समझना होगा। ये टैक्सेशन लॉज ना, ये गवर्नमेंट प्लस इंडस्ट्रीज बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कंपनी
इन दोनों को रिश्ता को सुधारने के लिए, है ना, रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने के लिए ये बिल को लाई गई थी। होता क्या था ना, पहले इसका ऑब्जेक्टिव पहले देखते हैं। पहले टैक्सेशन से ही आपको समझ में आ गया होगा कि टैक्स मतलब कि कर व्यवस्था को सुधारने के लिए जो टैक्स प्रणाली चलती आ रही है इसको सुधारने के लिए। एंड सेकेंड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है आपको, रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन ऑफ टैक्स, ये समझना होगा। ऐसा होता था ना कि अगर आप इंडिया में आप की अगर कोई कंपनी है तो बदले में आप कुछ भी कर रहे हैं आपको टैक्स देना पड़ता है, इवन कि हर एक इंसान टैक्स देता है। पर इसमें क्या होता था कि जो कंपनी थी तो कंपनी से गवर्नमेंट टैक्स लेती थी, ठीक, तो काफ़ी ज़्यादा एक इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मतलब हमेशा से ही मन मुटाव रहता था, है ना, कि काफ़ी एक क्लियर कट आइडिया नहीं था कि हाँ कैसा क्या लाया जाए। रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन टैक्स का मतलब सिंपली टैक्सेशन का मतलब ये हुआ कि जो मान के चलो कि अभी फाइनेंशियल ईयर 2024 चल रही है ना, अगर 23-24 चल रही है, 23-24 चल रही है, पर ये जो गवर्नमेंट क्या कर दी थी ना, जो 22-23 जो फाइनेंशियल ईयर थे ना, मतलब पिछले साल का भी टैक्स ना कंपनियों से मांगते थे। तो ये कहीं ना कहीं भाई ये तो अपोज करेगा ना, ये कंपनी बोलेगा कि भाई मैं कितना आपको ये दूं। तो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का सिंपली मीनिंग ये है कि गवर्नमेंट पिछले साल के टैक्स वसूलते थे उसे, तो कंपनी को काफ़ी लॉस भी होती थी और ये बोलते थे कि भाई क्या फ़ायदा है। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जो इंडियन कंपनी विदेशों में अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं और शिफ्ट होते हैं, तो इसी को सुधारने के लिए रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन ये बोला गया है ना। इसमें मोर और लेस क्या बोला गया, इन्वेस्टमेंट को बूस्ट किया जाए, ताकि अगर हम थोड़ा सा अगर लेनियंट अगर उधार दिया जाए उनको, टैक्सेशन सिस्टम को ठीक ठाक किया जाए, बोल दिया जाए कि भाई पिछले आप सिर्फ है ना आप इन्वेस्टमेंट करो, पिछले साल के हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी तो ओवरऑल हमारा मतलब गवर्नमेंट के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगी। इससे रिलेटेड आपके नोट्स इंपॉर्टेंट, लोकसभा राज्यसभा में कब पास हुई थी, ये आपकी मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये जो बिल है से अमेंड करती है कौन से एक्ट को, ये दो एक्ट आती है, एक टैक्स इनकम टैक्स एक्ट है ना 1961 एंड सेकेंड वन इज फाइनेंस एक्ट 2012। ये दो एक्ट है जिसे ये बिल अमेंड करती है। तो ये दोनों इसको आपको याद करने की नीड है। आगे बढ़ते हैं। अब ये था मैंने 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट बिल हो सकते हैं, ज़्यादा चांस है कि 21, 22, 23 यही से बिल से क्वेश्चन आएंगे। और अगर इतना कर लेते हो ना, मैं आपको एश्योरिटी दे रहा हूँ, या आप मॉक लगाओ या एसएससी सीजीएल मेंस में बैठ जाओ, सीएचएसएल मेंस में बैठो, इंडिया का कोई भी वनडे एग्जामिनेशन में बैठो, यहाँ से क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं जाने वाले। या एसएससी के जितने भी अपकमिंग एग्जामिनेशन से ना करके मेन से आगे जितने भी हो सकते हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे और यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। क्योंकि आप उठा करके क्वेश्चन पेपर देख लो या मॉक में भी देख लो, आपसे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और एक सिंगल ऐसा सोर्सेस नहीं है, इवन कि यूपीएससी तक आप यूट्यूब पर कहीं भी सर्च कर लो, इस तरह का लेक्चर अगर कहीं अवेलेबल हो तो मुझे बताना। आगे बढ़ते हैं। अब 21 का मैंने कंप्लीट किया, अब बिल 2022 पे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें सबसे फर्स्ट बिल होता है वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम। यहाँ पे समझना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे समझो कि वीपन्स इस एक्ट का सिंपली इस बिल का मतलब ये था ना कि वीपन्स और डिलीवरी सिस्टम्स को ये डील करता था। इसके सबसे पहले ये देख लो कि लोकसभा में पारित हुई थी 6 अप्रैल को और ये राज्यसभा में पारित हो गई थी 8 अगस्त को, राइट। इसकी मिनिस्ट्री की बात किया जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने बोला ना कि देखो अगर ये नाम आएगी ना तो आप कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हो मिनिस्ट्री से, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, इसलिए आपको इसको याद रखना कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो ये कंसर्न मिनिस्ट्री है इस बिल से रिगार्डिंग ये अमेंड करती है कौन से एक्ट को, जो ऑलरेडी बनी हुई है एक्ट 2015 से, इस एक्ट को ये बिल अमेंड करती है। कहने का जितना अभी प्रेजेंट कंडीशन में देखते हो आतंकवाद का बढ़ावा कहाँ से, ऐसे लोगों के पास में वीपन हथियार पहुंच जाती है ना जो मतलब लीगल रूप से नहीं हो, है ना। जितने सारे आप देखते हो क्राइम होती है ये वीपन के ही कारण तो होती है ना, उनके पास हथियार आखिर पहुंचा कहाँ से, तो है ना डिलीवरी सिस्टम के। तो यही इस पे बात करती है कि जो हमारा वीपन जो उसके पास कैसे पहुंचा और डिलीवरी सिस्टम को थोड़ी सी सख्ती बरतने के लिए क्या क्या नियम लाए जा सकते हैं ताकि आतंकवाद लोगों तक आसानी से ये वीपन ना पहुंचे जिससे गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बिल इसलिए इसको लाई गई थी। ठीक है, मैंने बताया कि एक्ट 2005 ये बिल एक्ट को ही अमेंड करती है। आगे बढ़ते हैं। इसका पर्पस क्या था मैंने बता दिया। ठीक है, पर्पस इसका सिंपली था अभी तक हमने क्या डिलीवरी सिस्टम अभी तक क्या हमने किया था डिलीवरी सिस्टम। ठीक है,
प्लस वीपन, वीपन किसी भी अनएथिकल पर्सन के पास में नहीं जाए। पर व्हाट अबाउट फंडिंग, कोई थर्ड पर्सन ऐसा भी तो होगा ना कि जो ये तो डायरेक्टली सप्लाई नहीं कर रहा होगा पर वो फंड कर रहा होगा इन सब चीज़ों के। तो इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किया जाता है ना कि जो फाइनेंशियली जो फंडिंग कर रहा है ना, तो उसको रोकने के लिए बिल को लाया गया था। या कोई भी ऐसा पर्सन जो अगर फंडिंग अगर करता हो ये वीपेंस में, तो उनके जो फ्रीज कर ली जाएगी जो भी उनके एसेट्स हैं। तो मैंने आपको समझा दिया, अब आगे चलते हैं। सेकेंड जो बिल है हमारा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लोकसभा में 2 अगस्त 2022 को और राज्यसभा में पहुंचते पहुंचते ये दिसंबर हो गई थी। तो ये इसका डेट याद रखना, डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी मिनिस्ट्री की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एक्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड वन इज, ये जो अमेंड करता है, कौन से एक्ट को अमेंड करता है, वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972। मीन्स कि ये जो बिल जो आया है से वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 को ये अमेंड करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गए जो करके आपको याद रखना है, ठीक है। इसका उद्देश्य आपको क्या है, इसका उद्देश्य समझने से पहले हम इसका बैकग्राउंड को समझते हैं। देखो 1972 में पहले एक फॉरेस्ट जो शब्द है हमारा लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसे 1972 में जो फॉरेस्ट शब्द है उसे स्टेट लिस्ट से उठा कर करके, है ना, राज्य सूची से उठा कर करके उसे समवर्ती सूची में ला दिया गया। कब, 1972 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये बिल 2022 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हम समझते हैं। पहला कि ये अमेंड करती है कौन से एक्ट को, 1972 एक्ट को, और ये प्रोटेक्शन देती है। मतलब कि सिंपली इस बिल का अर्थ क्या है कि जो भी हमारा वाइल्ड लाइफ है ना, लाइक स्पेसीज हो गए, ठीक है, जितने भी वन्य जीव हो गए, उनको और कैसे सुरक्षा प्रदान किए जा सकते हैं, है ना, क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं ताकि अच्छे से उनको प्रोटेक्शन किया जाए। तो यही है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बिल। तो इसमें मैंने सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1972 में फॉरेस्ट को स्टेट से करेंट में लाया गया एंड ये अमेंड करती है एक्ट 1972 को, ठीक। अब थर्ड वन इज बेनिफिट। अब हम समझते हैं ये साइट्स को। साइट्स रिक्वायर्ड इंडिपेंडेंट फ्रेमवर्क। देखो साइट्स क्या है ना, साइट्स का पहले फुल फॉर्म जो एसएससी ने पूछा आपको याद रखना, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ठीक है, जिसे ऑल्सो नोन एज वाशिंगटन कन्वेंशन। मीन्स की वर्ल्ड लेवल पर वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो कन्वेंशन हुई थी उसे वाशिंगटन कन्वेंशन कहते हैं, जो करके जो रेगुलेट, जो फ्रेमवर्क किसके द्वारा, एक इंडिपेंडेंट फ्रेमवर्क है जो साइट्स के द्वारा रेगुलेट किया जा सकता है। ये बेनिफिशियल फॉर लोकल ट्राइब्स कैसे है ना, मान के चलो कि जंगल है, ठीक, जंगल में घास बढ़ गई, है ना, वैसे एरिया जहाँ पे घास की बढ़ गई, पर कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है ना कि भाई अगर वो अगर आपके आ रहा हो रेस्ट्रिक्टेड एरिया में आ रहा हो, अगर रेस्ट्रिक्टेड अगर एरिया में आ रहा हो, तो अगर कोई भी अगर उसके घास को अगर काट लेता है, ग्रास को अगर काट लेता है, ग्रेजिंग अगर पशु को अगर उसमें अगर चरने के लिए अगर दे देता है, तो क्या होता था कि उस पर भी कोई ना कोई कानून लग जाए या उसे सजा हो जाए। पर इसी चीज को अल्टीमेटली इसमें फायदा लोकल ट्राइब्स को हुआ है, कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ी सी उधार दी गई है कि हाँ भाई लोकल स्तर पे, मीन्स के लोकल ग्राउंड के स्तर पे अगर कोई चीज अगर फॉरेस्ट में अगर हो रही है तो उसका बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। तो मेनली यही था, इसका बैकग्राउंड भी आपने समझा दिया और सब कुछ। आगे बढ़ते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि आप वाइल्ड लाइफ है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशंस में कहाँ कहाँ पे प्रोविजन है, मीन्स कि कहाँ कहाँ पे जगह देखने को मिलती है। तो फर्स्ट हमारा जगह 42nd मीन्स कि 42वां संशोधन 1966 में पहला हमारा देखो कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिलती है कि 1976 में स्टेट्स को क्या बोली थे कि कॉन्करेंट लिस्ट में यह 42 अमेंडमेंट, पहला इसका जगह मिलता है 42 अमेंडमेंट एक्ट। सेकेंड वन इज आर्टिकल 51AG, ये क्या है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज 51 के जी में ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वाइल्ड लाइफ का, है ना। एवरीवन सिटीजन टू प्रोटेक्ट, मतलब कि हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं उनको ये आपका क्या है, आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है, कर्तव्य है कि उन्हें प्रोटेक्ट करें। एंड थर्ड वन इज आर्टिकल 48A DPSP के अंतर्गत ये आती है, सेफ गार्ड द फॉरेस्ट, मीन्स कि फॉरेस्ट को कैसे रख रखाव बचाव करता है, ये हमारा DPSP है ना, नीति निर्देशक तत्व है ये राज का। ये कॉन्स्टिट्यूशनल इसको प्रोविजन मिली है 3 जगह पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे देखना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो थर्ड वन इज दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022।
इसमें सिंपली आपको समझना क्या है, पहले नोट्स इंपॉर्टेंट, लोकसभा राज्यसभा ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लेना। मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। हाँ, एंड थर्ड वन इज, ये जो बिल है ये अमेंड करता है, कौन से अमेंड करता है, कौन से एक्ट को, तो दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957 एक्ट को ये अमेंड करता है। ठीक है, आपको समझना क्या है, इसके बैकग्राउंड को पहले हम समझते हैं। ऐसा था कि 2011 से पहले की बात हम करते हैं, तो ये दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। ठीक है, ये था ऐसा कि 2011 से पहले साउथ, नॉर्थ और ईस्ट दिल्ली ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे। ठीक, पर ऐसा होता है, पर ये क्या हुआ था, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। बाय दिस बिल यूनिफाई ऑल 3 कॉरपोरेशन। पर ऐसा होता है कि देखो, एक टाइमलाइन से होना, 2011 के पहले ये जो आप तीनों देख रहे हैं ना, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली यानी ईस्ट दिल्ली, एक दूसरे से यूनिफाई था, मतलब एक दूसरे एकीकृत था। पर 2011 से लेकर करके 2022 तक, इसके पहले तक ये तीनों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट अलग कर दिया गया था। पर फाइनली इस बिल के माध्यम से हम ये फिर से इन्हें यूनिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिफाई करने की बात की गई है। तो ये आपको समझ में आ गई है। देखो, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से एसएससी ने हमेशा से क्वेश्चन पूछे जा सकता है, या क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये समझना कि फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो कर की मद्रास प्रेसिडेंसी टाउन 1688 में पूछेगा कि फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कौन सा है, तो मद्रास। 1726 ईस्वी में बॉम्बे और कोलकाता में भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश होती है। एंड थर्ड वन इज डीपीएसपी चैप्टर 4 में इसका स्थान दिया गया है। एंड फोर्थ वन इज, मैंने ये आपको बता दिया कि आपको दिल्ली नगर पर आपने देखा ना कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था, 74वां 74th अमेंडमेंट 1992 में इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। किसे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को। एंड फोर्थ सबसे लास्ट जो इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल पूछा जा सकता है कि ये बताएं कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मीन्स कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, तो आर्टिकल 243P से लेकर के 243JG तक, इन सारे फैक्टर पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। द आर्म्ड फोर्सेस अमेंडमेंट बिल 2022, इसका लोकसभा में 1 दिसंबर को पारित किया गया था, जस्ट उसके 4 दिन बाद में आपको राज्यसभा में भी पारित की गई थी। ठीक है, डिफेंस से रिलेटेड, आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री आपका डिफेंस ही हो सकता है। इसका सीधा सीधा ये था ना कि जो भी ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी डिस्टर्ब्ड एरिया थे, जहाँ पे लगा कि भाई ऐसे भी काफ़ी सारे क्षेत्र है जहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाने की नीड है, जहाँ पे हमेशा ये खतरा बनी रहती है कि कभी वहाँ पे दंगा ना हो जाए, है ना, काफ़ी वहाँ पे घुसपैठिए ना आ जाए, तो वहाँ पे सीमा को सशक्त करने के लिए, है ना, कि काफ़ी सशक्त करने के लिए जो डिस्टर्ब्ड एरिया वहाँ पे आर्मी सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए, इसलिए इस बिल को लाया गया था। तो आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं फिफ्थ वन इज द नेशनल एंटी डोपिंग बिल 2022। डोपिंग क्या होता है, पहले हम डोपिंग को समझते हैं। राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछेगा ही पूछेगा, याद रखना। डोपिंग का मतलब यह होता है ना कि अगर कोई भी प्लेयर, कोई भी खिलाड़ी हो, है ना, चाहे कैसा भी खिलाड़ी हो, तो एक्सटर्नल थिंग्स को या कोई भी कैटलिस्ट को ले ले, जिससे ये होता है कि उसको जो भी उसका आउटपुट मैक्सिमम हो जाए। अब सिंपली एग्जांपल के थ्रू समझो कि कोई भी एक रनर है जो दौड़ रहा है, वो ऐसा दवा, ऐसा मेडिसिन ले लिया जिससे वो थक ही नहीं रहा हो, कंटिन्यू दौड़ते जा रहा हो, तो ऐसे अगर जो प्रैक्टिसिंग करते हैं, एडिशनली चीज़ को ऐड करते हैं, उसी को हम डोपिंग बोलते हैं। तो फाइनली हमारा जो एंटी डोपिंग बिल है 2022 में लाया गया। आपको बता करके हैरानी होगी, ये मतलब आश्चर्यचकित हो गए कि इंडिया जो है ना, इसमें आप इसका 3rd रैंक है इसमें डोपिंग के मामले में। समझो कि एक तरफ मतलब जितने सारे प्लेयर्स हैं गोल्ड मेडल लाते हैं, देश को इतने सारे रोशन करते हैं, जब वो डोपिंग में पकड़ाते हैं तो हमारी कितनी मतलब होती है ना कि बेइज्जती होती है। जाहिर सी बात है, इसे बैन भी करना चाहिए था। एक जो होती है कि मतलब एक ट्रांसपेरेंसी, एक निष्पक्ष रूप से कोई प्लेयर मतलब उस गेम को खेल रहा हो, और एक कोई ऐसे दवा ले करके ये काम कर रहा हो, तो भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनजस्टिस हो जाती है ना। तो ये बिल को लाना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो आपको याद रखना कि लोकसभा में 22 जुलाई को पारित हुई थी, और राज्यसभा में आते आते ये 3 अगस्त 2022 को पारित हो गई थी। मिनिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, याद रखना ये होना चाहिए। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ये कंसर्न मिनिस्ट्री था। तो आगे बढ़ते हैं। दी मैरिटाइम एंटी पायरेसी बिल, हिंदी में इसे बोलते हैं समुद्री विरोधी समुद्री डकैती विधेयक 2022। मतलब कि भाई सिंपली है ना कि समुद्र में अगर कोई भी अगर पायरेसी होती है, अगर डकैती होती है,
तो उससे रिलेटेड हमारे 2022 से पहले ना मतलब ठोस ऐसा बिल नहीं था, कानून नहीं थे जिसके तहत क्या क्या प्रावधान हो सकती है, जो करके क्लियरली मेंशन नहीं है। तो इस वजह से इस बिल को लाया गया है। इस ठीक है, इसका अपडेट नोट सो इम्पोर्टेंट, पर मिनिस्ट्री हमेशा से इम्पोर्टेंट रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना है ना। इसमें क्या होता है ना, देखो ये मान के चलो कि इंडिया है, राइट, इसको देख सकते हो। तो ये क्या है, सी है, समुद्र है। तो समुद्र से जैसे जैसे आप अगर डिस्टेंस अगर बढ़ते हो ना, तो इसको ना एक एक जोन में डिवाइड की गई है। जो एक जोन आती है EEZ, जिसे बोला गया है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो करके 20 समुद्री माइल से लेकर करके 200 समुद्री माइल के बीच में जो आती है उसे EEZ बोला गया है। होता क्या है इसमें कि मान के चलो कि अगर इस बीच में अगर कहीं पे अगर कोई चीजें डकैती होती है, तो उस पे क्या है, उसको कौन से मतलब कि क्या उसे पनिश करने हैं, कितने सालों तक उसे जेल में सजा देना है, या उसे कितने पैसे हर्जाने देने हैं, या पर उसे डेथ सेंटेंस सुनाया जाए, मीन्स मृत्यु दंड उसे दिया जाए। तो इससे पहले नहीं था, पर इसको आने के बाद में काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इसके अंतर्गत में बनाई गई है, जिसके तहत हम क्लियरली हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि जो भी समुद्र में जो भी पायरेसी होती है, हम उस पर हम दबदबा बनाए जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है ना कि 200 के बाद में अगर कोई चीज़ें होती है, तो यहाँ पे ना ही इंडिया का तो नहीं है हस्तक्षेप, तो यहाँ पे क्या हो जाती है बेसिकली, जो भी ये तो इंटरनेशनल न्यूज हो जाती है ना, तो इस पर हमारा क्या प्रावधान है, हम इस पर कैसे एक्शन ले सकते हैं, इसमें ये बताई गई है। आगे बढ़ते हैं। एंड 7th इज एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल। सिंपली इसको आपको देखना है कि लोकसभा में 8 अगस्त को पारित की गई, राज्यसभा में ये 12 दिसंबर को पारित किया गया था। ठीक है, इसका मिनिस्ट्री की बात की जाए, आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, एनर्जी कंजर्वेशन है, इसे रिलेट कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या बिल किसी भी एक्ट को अमेंड करता है क्या? जी, अमेंड करता है। कौन से एक्ट को? एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनर्जी कंजर्वेशन बिल 2022 कौन से एक्ट को अमेंड करती है? तो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। इसका सिंपली ये था कि जो भी ऊर्जा था ना, जो ऊर्जा है, जो भी हमारा ऊर्जा है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए, जो भी ऊर्जा है उसको बढ़ावा देने के लिए अलग अलग सोर्सेस को इसने प्रोमोगेट किया। जैसे आप ये देख सकते हो कि इसने और क्या क्या यूज किया है, मैंडेट किया क्या, नॉन फॉसिल सोर्सेस लाइक ग्रीन हाइड्रोजन गैस, ग्रीन अमोनिया, बायोमास, इथेनॉल फॉर एनर्जी एंड फीडबैक। अगर मान के चलो कि सिर्फ अगर हम एक ही चीज पर अगर डिपेंडेंट रहेंगे, सिर्फ पेट्रोल 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 कैसे रहेंगे, तो भाई तो हमारे पास जो भी एनर्जी है एक तो लिमिटेड ही है ना हमारे अर्थ में, जितने भी उससे आप कोल भी तो एक लिमिटेशन रहते हैं, तो हम उस पर कितना डिपेंडेंट रह सकते हैं। एक टाइम आएगा जब वो खत्म हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं स्रोत को बढ़ाने के लिए, ऊर्जा स्रोत को बढ़ाने के लिए ये नॉन फॉसिल सोर्सेस को ये बढ़ावा देने का ये एनर्जी कंजर्वेशन बिल बात करती है। ये अमेंड करती है कौन से एक्ट को? एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 को। आगे बढ़ते हैं। अब 8वां नंबर पे है, 8 नंबर पे क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। हिंदी में इसे आप बोल सकते हैं आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022। इसे लोकसभा में 4 अप्रैल 2022 को पारित की गई और जस्ट उससे 2 दिन बाद में राज्यसभा में भी इसे पारित कर दी गई थी। ठीक है, इसका मिनिस्ट्री देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कंफ्यूजन है, याद कर लेना। देखो कोई कोई ऐसा बिल है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो, उसके मिनिस्ट्री आप गेस कर सकते हैं, पर देखो इस मामले में आप गेस नहीं कर सकते हो। तो जिस मामले में आप गेस नहीं कर सकते हो वो मिनिस्ट्री अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको। मिनिस्ट्री आपका कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्या ये कोई भी सेकेंड थर्ड वन इज मैंने बताया था कि क्या ये बिल किसी पहले एक्ट को ये अमेंड करता है क्या? तो जी हाँ, ये अमेंड करता है। कौन से एक्ट को? प्रिजनर्स एक्ट 1920 को। इसमें यह है कि कोई भी अगर जेल में है, मीन्स कि कोई भी ऐसा दोषी हो या दोषी करार उसे दिया गया है, या कोई भी अपराधी हो, जब उसे हम जेल में लेकर के जाते हैं तो हम क्या करेंगे कि उनके हम आइडेंटिफिकेशन लेंगे, है ना। उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे कैसे ले सकते हैं? हम उसका फिंगरप्रिंट ले लेंगे, या जैविक नमूने ले सकते हैं ना, बायोलॉजिकल सैंपल्स उसके ले लेंगे। तो उससे क्या होगा ना कि आगे आने वाले में अगर क्राइम अगर होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उसे हम क्राइम रेट को हम कम कर सकते हैं। हम पता कर सकते हैं कि क्या ये कंसर्न व्यक्ति जो है उसमें सम्मिलित था या नहीं है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं इससे रिलेटेड। देखो मैंने क्या बताया कि ये 1920 एक्ट को ये अमेंड करता है। तो ये एक्ट क्या था भाई? तो फिर 2022 बिल
क्यों नीड पड़ी इस बिल को लाने के लिए। तो मैंने क्या बताया था कि इसमें आप आइडेंटिफिकेशंस के लिए ये सिर्फ फोटोग्राफ ले सकते थे, फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन ले सकते थे या फुटप्रिंट, बस इतना ही था। तो इससे क्या होता था ना कि काफ़ी सारे चीज़ों में इन तीनों के बावजूद भी हम पता नहीं कर पाते थे, मतलब अनेबल होते थे। इस वजह से इसमें बढ़ा दी गई है कि पाम प्रिंट इम्प्रेशन, आइरिस रेटिना स्कैन, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझो कि आइडेंटिफिकेशंस के लिए ये भी लिया जाता है, ठीक है। सिग्नेचर, हैंड राइटिंग एंड फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल्स, लाइक इसमें ब्लड सैंपल ले लेंगे या उनके सीमेंस को ले लेंगे, इसके थ्रू हम जो क्राइम रेट है उसे हम कर सकते थे। ये है कि भाई अगर हम ये आइडेंटिफिकेशन जो हम प्रिजर्व करके हम रख रहे हैं, स्टोर कर करके इस डेटा को रख रहे हैं, तो कितने सालों तक हम इस डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ये 75 साल तक, 75 साल के बाद में हम इसे समाप्त कर देंगे, क्योंकि भाई 75 साल हो गए ना, उसके बाद तो इंसान मर ही जाएगा ना, इतना लाइफ तोड़ना इस वजह से। तो अब आगे बढ़ते हैं। जो 9th वन है दी इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022। ये बिल लाने की नीड क्या पड़ी। आपको ये पता होगा कि अंटार्कटिक जो आपका है वहाँ पे काफ़ी सारे अभी रिसर्च स्टेशन है, इंडिया का, इवन पूरा वर्ल्ड का। अब तो ऐसा हुआ है कि विदेशों से भी वो टूरिस्ट को लेकर के जा रहे हैं वहाँ पे, है ना, आपको विजिट करवाने के लिए। तो भाई वहाँ पे कुछ तो ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए ना, अगर इंडिया की तरफ से होनी चाहिए कि अगर वहाँ पे अगर कोई भी चीज़ें जो इलीगल होते हैं, जो कर कि अंटार्कटिका है उसके हित में नहीं होते हैं, वहाँ के इन्वायरमेंट के हित में नहीं होते हैं, तो अगर इंडिया से अगर कोई ऐसी चीज़ें जो उल्लंघन की जाती है तो कोई तो बिल होनी चाहिए। इस वजह से ये बिल लाया गया था, द इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022, ठीक है। इसे आपको मिनिस्ट्री याद रखना है। लोकसभा राज्यसभा जो डेट है इंपॉर्टेंट नहीं है, मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, ठीक है। नीड क्यों पड़ी थी आपको बता दिया। ऐसा होता था ना कि अभी तक जो इंटरनेशनल्स रूल, जो भी हमारा इंटरनेशनल्स के द्वारा जो रूल बनाया गया था, अभी तक हम यही फॉलो करते। इंडिया का कोई व्यक्ति गया, अगर वहाँ पे अगर कोई मतलब इलीगल काम करता हो तो हम फॉलो करते थे कि इसको इंटरनेशनल रूल्स के तहत ही उसे हम पनिश करते थे या कुछ भी करते थे, हमारा कोई भी इस पर रूल्स नहीं होता था। तो इस वजह से भी इससे लाया गया। एंड सेकेंड वन इज ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंडियन कोर्ट। अगर ऐसा होता था ना कि भाई उसने क्या किया, तो हमारे इंडियन कोर्ट के पास में कोई मतलब ज्यूरिसडिक्शन नहीं था कि उस व्यक्ति को हम पनिश कर सकते हैं या कोई भी वैसा सजा हम दे सकते हैं। तो अगर जब इसे बिल बना दिया जाए तो अंटार्कटिका में अगर कोई भी व्यक्ति, कंसर्न व्यक्ति इंडिया का कुछ करता है तो हमारे इंडियन कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत में आ जाएगा। इंक्रीजिंग एक्टिविटीज, ये क्या हो रहा है ना कि अभी डे बाई डेज आप देख रहे हैं कि अंटार्कटिका पे जो एक्टिविटीज है बढ़ते जा रहा है। तो इसे है ना कि सुचारू रूप से उसके इन्वायरमेंट को चलाने के लिए इस बिल की नीड पड़ी है इंडिया की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। एसएससी क्या क्या पहले पूछी जा चुकी है। देखो इंडियन अंटार्कटिका प्रोग्राम जो है इसको रेगुलेट कौन सा करेगा, एनसीपीओआर, ठीक है। याद कर लेना कि इंडियन अंटार्कटिका जो प्रोग्राम जो है वो रेगुलेट कौन करता है, एनसीपीओआर। ये स्टार्ट कब हुई थी, स्टार्ट इसका 1981 में, डेट याद रखना है। इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम जो है से शुरुआत हुई थी 1981 में। रेगुलेट कौन करता है, एनसीपीओआर करता है। हमारा 3 बेस स्टेशन है अंटार्कटिका पर, दक्षिण गंगोत्री। एसएससी ने कम से कम 20 से 25 बार क्वेश्चन पूछे, याद रखना। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एंड भारती, राइट। मैत्री इंग्लिश में लिख दूं क्या, मैत्री एंड भारती, है ना। और क्या कर रहे हैं, साउथ गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री, याद रख लेना। डेट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट के साथ में आपको याद रखना है। 1983 में, देखो 81 में तो ये प्रोग्राम बनी थी, 83 में बेस स्टेशन बनाया गया फर्स्ट दक्षिण गंगोत्री, 88 में जस्ट उसे 5 साल में मैत्री, एंड 2012 में जो सबसे लेटेस्ट था भारती। ये कहीं ना कहीं ये डूब चुका है अभी, बट जो फंक्शनिंग फॉर्म में, जो करेंट अभी फंक्शनिंग में मैत्री एंड भारती है। आगे चलते हैं। अब 10वां जो हम 2022 बिल को हम डिस्कशन करते हैं, दी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2022। अब हम समझते हैं, ये लोकसभा में पारित हुई थी 3 अगस्त 2022 को, और राज्यसभा में पारित हुई थी 8 अगस्त 2000, जस्ट 5 दिन के बाद में। मिनिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, आप गेस कर सकते हो, याद ना भी रखोगे याद रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। क्या कोई ये बिल किसी भी पहले एग्जिस्टिंग एक्ट को अमेंड करता है क्या, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था ना कि जो भी अगर फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो पहले एक्ट बनी अगर कोई अगर उसको अमेंड करता हो तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये अमेंड करती है यूनिवर्सिटी एक्ट 2000
2009 को। ये इसको लाने की नीड ये पड़ी थी कि इस टू अमेंड इतना हो गया, एक्सपैंड एक्सेस टू हायर एजुकेशन एंड प्रोमोट एकेडमिक एक्सीलेंस, मीन्स कि एकेडमिक एक्सीलेंस को बढ़ावा देने के लिए ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल लाई गई है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बोला गया है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसे रिप्लेस करेंगे किससे, जो गतिशक्ति विश्वविद्यालय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करेंट अफेयर में क्वेश्चन में पहले भी पूछा जा सकता है, अभी भी है। इसका नाम क्या दिया जाएगा, गतिशक्ति विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं। एंड जो 11 नंबर है आपका, दी इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022, ये लोकसभा में पारित हुई थी कब, आपके 8 अगस्त 2022 में। ऑब्जेक्टिव क्या था, पहले इसको हम समझते हैं। पहले इसको मिनिस्ट्री समझ लो कि कंसर्न मिनिस्ट्री कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर है। ये क्या कोई बिल जो है से किसी भी एक्ट को अमेंड करता है क्या, जी हाँ, 2003 एक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 को क्या था आपको समझना होगा। हमारे घर तक बिजली कैसे आती है, दो माध्यम से, एक तो जनरेशन है, एक डिस्कॉम है ना। जनरेशन मीन्स कि काफ़ी सारे ऐसे कंपनियां हैं जिसमें आपको पब्लिक एंड प्राइवेट पब्लिक मीन्स कि आप इसको बोल सकते हो गवर्नमेंट, मतलब कि बिजली को उत्पाद करने के लिए उसमें गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी दोनों इक्वली रूप से इन्वॉल्वमेंट है। बट बात आती है डिस्कॉम की, डिस्कॉम मीन्स के डिस्ट्रीब्यूशन, बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन के, तो सिंपली इसमें हावी कौन है, गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट का जो है ना इंटरवीन, गवर्नमेंट ही कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करती है कि डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम जहाँ पे आपको कंपनी गवर्नमेंट का ही मिलेगी। इससे यार काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है। आपको भी पता होगा ना कि भाई अगर आप अपने स्टेट का देख लें, अगर आपके स्टेट में, आपके ज़िले में, आप जहाँ पे भी रह रहे हो, अगर डिस्ट्रीब्यूशन अगर गवर्नमेंट कर रही है तो कहीं ना कहीं अगर बिजली अगर ख़राब होगी ना तो उसको बनने में काफ़ी टाइम लगते हैं। पर अगर कोई अगर प्राइवेट कंपनी अगर डिस्ट्रीब्यूशन का काम ले रखा है ना, तो जैसे आपको ख़राब होती है ना, वो 24 मतलब विदिन आप कॉल करो या उसे पता चलिए आपको वो ठीक करके जाए। इससे क्या हुआ ना कि इसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ने से ओवरऑल हमारा फ़ायदा क्या है, मतलब कि कंज्यूमर को ही फ़ायदा है, हमारा फ़ायदा है। क्यों फ़ायदा है कि भाई अगर इस बिल को लाया जाए तो इसमें इसका ये है कि प्राइवेट जो सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर को डिस्ट्रीब्यूशन में उनकी शेयरिंग में इनको बढ़ावा देना। इसमें क्या होगा कि काफ़ी सारे प्राइवेट कंपनियां आएंगी तो कुछ वो रेट लगाएगा, कुछ तो उसमें क्या होगी कि ये देखेगी कि पब्लिक के अकॉर्डिंग जो सबसे अच्छा काम करेगी मार्केट में वही टिकेगी। तो कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर्स हैं, जो हम हैं, हमारा डायरेक्टली तौर पे फ़ायदा है। और ये सरकार को फ़ायदा इस मायने में भी है कि ये तो है ना कि ये पैसे इकट्ठे शुरू में ही ले लेती है, इन्हें फिर पैसे हमेशा मिलते रहेगी और ये हमसे ये प्राइवेट वाले पैसे वसूलते रहेंगे। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आपको समझ में आ गई होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखना, ये 2003 अधिनियम। अब आगे बढ़ते हैं, बिल 2023, हमने 2022 तक कर लिया है ना। 2022 2021 का जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैंने कवर करा। अब बिल 2023 के ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं, द वीमेंस रिजर्वेशन बिल 2023। इसके डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में आपको 20 सितंबर 2023 को पारित हुई एंड राज्यसभा में 21 सितंबर 2023। आपके ये मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। अगर वीमेन आएगा तो समझो, मैंने क्या बताया था कि अगर देखो कहीं ना कहीं अलग है ना, तो ये इसलिए ये मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट आपको हो जाती है। ये इसकी ऑब्जेक्टिव क्या थी, ऑब्जेक्टिव के पहले से सिंपली यही ना कि महिला को सशक्त, जो महिला प्रतिनिधित्व है ना, उसे शासन में इनकी सीटों को बढ़ावा देना ही मेन ऑब्जेक्टिव था। कैसे था, क्या था, हम समझते हैं। ठीक है, इसका बिल नेम हम पहले समझते हैं। ये जो बिल आया, ये जो बिल हमारा द वीमेंस रिजर्वेशन बिल 2023 है, इसका ओरिजिनली नेम क्या है, नारी सशक्ति वंदन बिल है ना। ये मतलब कि जो गैजेट है ना, जो सरकार की जो अपना गैजेट होती है उसमें ये नाम से मेंशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बिल नेम है नारी शक्ति वंदन बिल। ये एक्ट बन गई 106 है ना, सबसे जो लेटेस्ट है। ये अमेंडमेंट हुई है कौन सा, ये जो बिल पारित हुई, आपको ये समझना होगा, ये जो बिल पारित हुई है ये अमेंडमेंट कौन सी थी, ये एक्ट फाइनली बन गई तो 106 अमेंडमेंट है। ठीक है, इसमें आर्टिकल इंसर्टेड किए गए हैं, कौन कौन से, ये 3 आर्टिकल है, मैं आपको समझाऊंगा। इसका मेनली ऑब्जेक्टिव ये था कि महिलाओं की जो वीमेंस हैं उनकी जो सीट की जो सीट है उन्हें बढ़ा करके कितने कर दिया जाए, 33%, 33% किया जाए। कहाँ कहाँ पे, याद रखना, लोकसभा में, स्टेट असेंबली में, राज्यसभा में नहीं, याद रखना, लोकसभा एंड स्टेट असेंबली में 33% कर दिया जाए। टेन्योर इन्होंने कितना डिसाइड किया है, 15 साल।
ठीक है, अभी 15 साल के लिए रखा है, आगे भी बढ़ा देंगे, आपको ये पता है कि आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अगर हम समझा जाए, ऐसा नहीं है कि इस वीमेन बिल को लाने के लिए अभी बात हुई है। सोचो कि इसका शुरुआत 1996 से स्टार्ट हुई थी, 12 सितंबर 1996 से इसको कोशिश की जा रही थी इस बिल्स को लाने में, हमेशा से दिक्कत होती थी भाई। अभी जो सत्ता में जो है रूलिंग पार्टी, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ना ही उसे लोकसभा में दिक्कत हुई, ना राज्यसभा में पारित हुई, और प्रेसिडेंट तो उसका अपना होता ही है, तो आसानी से इसे तब जाकर के 1996 से जो कोशिश जो थी इसे अब जाकर के 2022 में इसे 2023 में इसे सफलता मिली है। ठीक है, तो इसके 33% किया गया था। इसमें ये समझना कि आपका 333 ये बोलता है कि जो 33% है वो आपको लोकसभा में, 232 से जो आपका है स्टेट असेंबली एंड 239 ए जो है, तो आपको जो दिल्ली के जो स्टेट असेंबली में है उसमें 33% वीमेंस की सीट करने की बात की गई है। ये आर्टिकल को इंसर्ट किया गया था। आपको पूरा समझ में आ गया, मैंने बहुत अच्छे से इसको भी समझा दिया है, मंत्रालय को आपको ध्यान रखना है, और 33%। अब जो सेकेंड बिल है आपको इसको हम समझते हैं, द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023। ये नीट क्यों पड़ा? आप देखो, आप सिंपली ये जाओ कि आप अगर होटल में जाते हो, ठीक, तो आपसे क्या बोलता है कि आप अपने डेटा को दो, अपने आधार कार्ड का दो, है ना। तो क्या करते हैं कि वो आपका आधार कार्ड को फोटोकॉपी कर लेते हैं। तो क्या वो देना सही है क्या? क्योंकि हमारा वो कहीं ना कहीं वो डेटा को क्या कर रहा है, वो कलेक्ट तो ही कर रहा है ना। या सपोज दैट आप किसी अपार्टमेंट में गए, तो आपका नीचे में आपको क्या होता है, गार्ड ने आपका मोबाइल नंबर, है ना, ये आपके डेटा वो नोट डाउन करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो पर्सनल डेटा है ना, जो पर्सनल डेटा है उसको कलेक्ट किया जा रहा है, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन। आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया आप कुछ भी यूज कर रहे हो, सपोज दैट फेसबुक यूज कर रहे हो, या फिर आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, तो आपसे कंसेंट मांगी जाती है, आपके कंसेंट के बिना कंसेंट मांगी जाती है, और उसमें आपका डेटा होता है भाई, मोबाइल नंबर होते हैं, आपके नेम होते हैं। तो क्या वो डेटा आपका कितना हद तक सुरक्षित है ना। तो क्या क्या रूल्स होनी चाहिए, कितनी सख्ती बरतनी चाहिए, हमारे डेटा को कैसे सिक्योर किया जा सकते हैं, इसी के लिए इस संदर्भ में ये बिल्स को लाई गई थी। लोकसभा में लाई गई है ये 7 अगस्त को, और राज्यसभा में ये 2 दिन बाद 9 अगस्त में इसे पारित किया गया था। ये कंसर्न मिनिस्ट्री आपको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपको मैंने बता दिया कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 का जो हमारा क्या था वो हमने बताया था। ये एक चीज़ समझना होगा कि आरटीआई इसको आने के जरिए क्या हुआ, डेप्थ में नहीं जाते, पर मैं फिर भी आपको समझाता हूँ। अभी हम क्या करते थे, अभी आपको ऐसा बोला गया था कि हम आरटीआई के जरिए, जो आरटीआई 2015 में जो 2005 में जो कानून बनी थी उसके जरिए हम किसी का भी हम डेटा जो थे पर्सनल डेटा ले सकते थे। जैसे हमने कि ये बोला कि कोई भी पर्सन है, अगर हमें फाइनेंशियल असेट्स से अगर जानकारी लेनी थी, तो जो राजनेता होते थे उनका हम ले सकते थे, या कोई भी रूलिंग पार्टी के पास में कितने क्या पैसे, उससे रिलेटेड मतलब कि जो पर्सनल चीज़ों से हो सकती थी हमने आरटीआई के थ्रू हम कर लेते थे। पर इस बिल के आने पर के बाद में कहीं ना कहीं ये चीजें निकलवाना मुश्किल हो सकती है आरटीआई के थ्रू। थर्ड वन इज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। ये लोकसभा में आपको पारित की गई है 26 जुलाई को, और राज्यसभा में इसे पारित की गई थी 2 अगस्त 2023 को। मिनिस्ट्री की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस है। इसका देखो सिंपली ये था ना, इसका पर्पस क्या रहा कि जो भी हमारा पर्यावरण है ना, पर्यावरण और विकास के बीच में, मतलब कि डेवलपमेंट, आपके डेवलपमेंट और सेकेंड वन इज इन्वायरमेंट के बीच में हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हम भाई डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट किए जा रहे हैं और पेड़ों की कटाई किए जा रहे हैं ना, रोड पे रोड बनाए जा रहे हैं और कहीं भी हम पेड़ों को कटाई कर दे रहे हैं। तो इसी चीज़ को संरक्षण करने के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल 2023 लाए गए हैं, राइट। तो आपको मिनिस्ट्री याद रखने होगा, ये क्या करती है, बैलेंस्ड डेवलपमेंट नीड्स विद द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोमोटिंग सस्टेनेबल पार्टिकल्स, ठीक है। तो आपको मेनली आपको समझ में आ गया ना। देखो ये भी है, ये क्या, ये बिल किसी भी पहले एग्जिस्टिंग एक्ट को अमेंड करती है, तो जी हाँ करती है, अमेंड करती है। कौन सा एक्ट है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम ज़्यादा है, याद कर लेना, ठीक है। और ये भी याद रखना, मैंने अभी क्या बताया था कि 7th है ना, 7th शेड्यूल में आपको इस फॉरेस्ट को कहाँ लाया गया था, उसे आपको स्टेट लिस्ट से ला करके कॉन्करेंट लिस्ट में लाया गया था। पहले भी हमने ये देखा था। आगे बढ़ते हैं।
जो आपका फोर्थ है ना, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली लॉज, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान 2023। इसे समझने से पहले आपको इसके मिनिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। आप ये सोच रहे होंगे कि भाई मैंने दिल्ली का क्यों लाया, सेंट्रल का है तो भाई बिल सेंट्रल का लाना है इसे, क्योंकि भाई आप देखोगे क्वेश्चन पिछले समय तो जितने भी दिल्ली से रिलेटेड बिल्स है ना, तो 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी उसने पूछा है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन करा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ये कंसर्न मिनिस्ट्री है। ये अमेंड करती है, क्या अमेंड कर, मैंने क्या बताया था, फर्स्ट आपको मिनिस्ट्री याद रखने हैं, एंड क्या कोई ये पहले एक्ट बनी है उसको अमेंड करती है, जी हाँ, नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट 1991, इस एक्ट को ये अमेंड करती है। इसके थ्रू सिंपली ये बोला गया है ना कि इसमें पावर दे दिया गया है पूरा का पूरा किसमें, एलजी को। इसमें ये समझना कि देखो दिल्ली में है एक यूनियन टेरिटरीज भी है, पर उसे स्पेशल स्टेटस भी मिला गया है। क्यों कि वहाँ पे क्या है, आपको सीएम भी बैठता है। तो यूनियन टेरिटरीज में क्या होता है कि डायरेक्टली किसकी शासन होनी चाहिए, आपकी सेंट्रल की शासन होनी चाहिए, पर यहाँ पे स्टेट वाले भी तो बैठ रहे हैं ना, उसे जनता द्वारा चुन कर करके उसे सीएम बनाया जा रहा है, तो इस वजह से यह स्पेशल स्टेटस है। तो इसके तहत क्या किया गया कि सीएम के पास जो भी ज्यूरिसडिक्शन, जो भी पावर होती थी ना, मैक्सिमम चीजें, मोर पावर इसे छीन कर करके एलजी को दे दिया गया था, मीन्स की सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया गया था। इसमें देखो एक ऑथोरिटी है एनसीसी ऐसे कर करके, नेशनल कैपिटल सिविल सर्वेंट अथॉरिटी, ये बोल रहा है कि अगर कोई भी अगर कानून या किसी भी चीज अगर दिल्ली में अगर यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत में लाना है तो इसमें 3 मेंबर है। फर्स्ट वन इज सीएम, सेकंड प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी एंड थर्ड वन इज चीफ सेक्रेटरी। ये आपका सीएम आप समझ रहे हो, जैसे केजरीवाल का नाम ले लो तो वो जनता द्वारा चुन कर करके भेजा गया है। ये दो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये आप सीधा सीधा ये सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। तो ये ऐसा था कि अगर कोई भी हम बिल ला रहे हैं ना, तो इसमें से बिल पास करने के लिए जो मेजोरिटी आएगा उसे हम एलजी के पास में भेजेंगे। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो ना भाई, ये 2 लोग हैं तो मेजोरिटी तो ऐसे ही आ गया। कोई भी अगर कानून आते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्ष में तो आएगी ना। फिर उसके बाद में हम एलजी को पास भेज रहे हैं, अब एलजी है से अप्रूव करता है ना, या तो अप्रूव करेगा या फिर से आपको एनसीसी ऐसे के पास में ये भेज सकता है। तो मोर और लेस इसमें क्या हुआ कि सीएम के पावर्स को छीन कर करके एलजी को पावर को दे रहे हैं। इसमें घाटा किसका है, जो वहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी है उसका। इसी वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा विरोध भी किया गया है अपोजिशन के द्वारा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2023, इसे आपको सिंपली समझना ये है कि लोकसभा में ये 12 दिसंबर 2023 को पास किया गया था, राज्यसभा में 18 दिसंबर, बस उसे 6 दिनों के बाद में ये पास कर दी गई है। अभी मैंने यहाँ पे बताया था मोर और लेस इसी से सिमिलर है, मोर और लेस इसी से सिमिलर है। क्या ये बिल जो है किसी भी पहले जो एक्ट बनी है उसे अमेंड करता है क्या, तो जी एक्ट को अमेंड करता है। कौन सी, यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 को ये अमेंड करती है, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि इसमें देखना ये चीज़ें कि आर्टिकल 239 से क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली को स्पेशल स्टेटस जो मिली है कौन से अमेंडमेंट के तहत, तो 69th अमेंडमेंट 1991 में दिल्ली को जो है स्पेशल स्टेटस मिला गया था। कौन सा आर्टिकल में इसे क्लॉज रखा गया है, तो 2399 AA, ठीक है। इसमें सिंपली आपको ये समझना है ना कि पहले जो पावर थी, जो आपके वहाँ का जो सीएम है, तो सीएम को क्या क्या था, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड को छोड़ करके पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड को छोड़ करके सीएम वहाँ पे कानून बना सकते हैं। इन तीनों को छोड़ करके इनको टच भी नहीं कर सकता था। पर इसमें बाद में क्या हुआ है कि बाद में इसे सर्विस को भी ऐड कर दी गई है। तो ये तीनों चीज़ों पर सीएम का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। इस पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही सिर्फ इसके विषय को देख सकता है, कानून बना सकता है। तो फाइनली मैं आपको, हाँ चलो 2023 का भी बात कर रहे थे, अब 6th पर हम चलते हैं। द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिक बिल 2023 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लोकसभा में पारित कब हुई थी, 1 दिसंबर 2023 को पारित हुई, और राज्यसभा में आपको 3 अगस्त 2023 को हुई। इसकी मिनिस्ट्री की बात की जाए तो मिनिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। क्या ये कोई भी पहले से एक्ट को ये अमेंड करती है क्या, तो जी हाँ, PRB 1867 एक्ट को ये अमेंड करती है। जब ये एक्ट है तो इस बिल का क्यों नीड पड़ी, हम समझते हैं आगे इसके ऑब्जेक्टिव को।
पर्पस क्या था यार, पहले समझो कि 1867, ये समझ रहे हो ना कि ये कितना पुराना है। उस समय पे जो भी ऐसा था कि अगर कोई भी आप चलाना चाहते हैं, मतलब आप यहाँ पे देख लो कि आप प्रेस चलाना चाहते हैं या आपका न्यूज़पेपर आप खोलना चाह रहे हैं, आप करवाना चाह रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा ना ये टफ प्रोसेस था। तो इस बिल के जरिए फर्स्ट काम तो ये किया गया कि आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काफ़ी सिंपल कर दिया गया था। जब इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे ये 1867 के आधार पे ही अभी तक फॉलो हो रही थी, तो भाई देख सकते हो कि तब से अभी का कंडीशन कितना ज़्यादा बदलाव हो सकती थी। तब तो सिर्फ न्यूज़पेपर, बुक्स, नॉवेल्स ये सब हुआ करती थी, है ना। पर अभी क्या है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, राइट। तो सोशल मीडिया का केस भाई उसके तहत तो हम कर ही नहीं सकते थे कुछ भी, तो इस वजह से इसकी नीड हुई थी। अब सोशल मीडिया भी आ गई थी, तो इस वजह से इसे बिल की नीड पड़ी थी। और ये जो था पीआरबी 1867 जो काफ़ी ज़्यादा ये सॉफ्ट थी, तो इसे थोड़ी से मतलब काफ़ी अच्छे तरीके सुचारू ढंग से प्रोसेस को सिंपल करने के लिए इस बिल को लाया गया। अब 7वां नंबर देखते हैं, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2023 मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये लोकसभा में, ये डेट इसका याद रखना, लोकसभा में ये 12 दिसंबर 2023 को ये हुई थी। जस्ट 6 दिन बाद में उसे 6 दिन बाद 2023 में 18 दिसंबर को इसे राज्यसभा में पारित कर दी गई थी। अगर इसकी मिनिस्ट्री की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अफेयर्स है। सिंपली इसमें ये कहा क्या गया कि जम्मू कश्मीर में शासन को जो है ना, मतलब जो गवर्नेंस है उसको सुचारू ढंग से चलाने के लिए, है ना, स्थानीय विकासात्मक को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लक्ष्य इसमें रखा गया है। आपको आसान शब्दों में बताऊं कि जम्मू कश्मीर के जो शासन को एक अच्छे गुड गवर्नेंस के रूप में कैसे चलाया जा सकता है, इसका सिंपली पर्पस ये था इस बिल को लाने के लिए। अब हमने 2023 तक जितने भी इंपॉर्टेंट बिल था मैंने आपको बता दिया अच्छे से। देखो इतना याद रखना कि 2021 से 2023 तक सीजीएल चाहे मेंस हो या आपके जो CHSL मेंस होने वाले हैं, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ से जो भी आप अगर यहाँ तक आए होंगे, आपको 1 से 2 क्वेश्चंस आपको 100% दिखने को मिलेगा। आपको मैंने पढ़ा दिया है, मैं इसको PDF भी दे दूंगा, आप या तो स्क्रीनशॉट लेकर के खुद PDF बना सकते हो। अब इसे एक बार में चीज़ें याद नहीं होगा, पर इसको जब भी एग्जामिनेशन तक इसे 2 से 4 से 5 बार आप पढ़ लोगे ना, तो माइंड में ये छप जाएगा, ठीक है। पर ये था अगर डायरेक्ट आप अगर PDF अगर देखने जाओ तो आपसे कभी भी ये काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं तो आप उसे डिकोड नहीं कर पाते, पर आप मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है आप डिकोड कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। 2024 का बिल जो है इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में आएगा नहीं। स्टार्टिंग का मतलब कि मार्च से पहले जो भी बिल आए हैं वो है, पर SSC पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं थे। ये 3 बिल है जो करके आपसे ये पूछ सकता है कि कौन से ईयर में ये बिल आए हैं। तो फर्स्ट वक्फ है ना, ये मुस्लिम से रिलेटेड से है ना, मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड है। जैसे सिंपली आप ये मान सकते हैं ना कि जब हम कैसे चैरिटी हम खोलते हैं ना, जो हम चैरिटी में हम दान देते हैं, तो इसी तरीक़ा से अगर कोई भी अगर मुस्लिम कम्युनिटी का है, अगर वो आप दान देना चाहते हैं तो उनसे रिलेटेड ये बिल है। एंड सेकेंड वन इज रेलवे अमेंडमेंट बिल 2024 एंड थर्ड वन इज डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024। सिंपली आपको इसका डेट ईयर याद कर लेने हैं कि ये 2024 के बिल है। पर SSC CGL मेंस में आपसे 2024 से क्वेश्चन नहीं पूछेगी, तो मैंने आपको कम्प्लीटली 2021 से लेकर के 2024 तक कंप्लीट आपको मैंने बताया है। इस तरह का आपको वीडियो आप कहीं पे भी देख लो आपको नहीं मिलेगा, और ऐसा सोर्सेस नहीं मिलेगा। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन था कि यहाँ अगर पूरा कर लेते हो तो 1 से 2 क्वेश्चन है 100% देखने को मिलेगा। इसे बार बार आप रिवीजन करेंगे, देखेंगे, तो अगर 6 से 7 बार आप अगर PDF देख लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बस यही था ओवरऑल। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, है ना। अभी आगे आपकी दिवाली भी है, तो हैप्पी दिवाली आपको भी और आपके परिवार को भी। मैं आशा करता हूँ कि ये CGL जो आपके जो एग्जामिनेशन से लास्ट एग्जामिनेशन हो, और आप जो भी पोस्ट चाहते हो, जो भी रैंक चाहते हो, आप अचीव करें और अच्छा परफॉर्म करें। ऑल द बेस्ट।